वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी ग्रामर की। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। किसके बारे में? समास के बारे में। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। हिंदी व्याकरण में समास की बात करेंगे। समास क्या होता है, समास की क्या परिभाषा है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो समास है वो किन दो शब्दों से या शब्दांश से मिलकर बना है। तो समास जो शब्द हैं वो सम, उपसर्ग और आस सबसे मिलकर बना है। समास शब्द सम, उपसर्ग और आस शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, और समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है संक्षेप में, संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है, मतलब समास का मतलब हुआ कि पास में लाना। क्या लाना? पास में लाना, शब्दों को संक्षेप में करना। मतलब समास दरअसल देखें तो संयोग के लिए यूज होता है। किसके लिए? संयोग। समाज में शब्दों का संयोग होता है। क्या होता है? संयोग। हमने संधि पढ़ी है और संधि में हमने पढ़ा कि वर्ण आपस में मिलकर नए वर्ण, या हमने ये भी देखा कि जब आपस में वर्ण मिलेंगे तो उन वर्णों के बीच में विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। लेकिन समास में जब शब्द आपस में मिलेंगे तो विकार उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि ध्यान रखना है कि संयोग होगा। क्या होगा? संयोग। तो समास शब्द का मतलब होता है संक्षिप्त या संक्षिप्त। सम प्लस आस शब्द से मिलकर बना है। सम इसमें उपसर्ग है और समास का जो उल्टा होता है वो व्यास होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो समास का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या हो गया? संक्षिप्त में या संक्षिप्त में। मतलब ये हुआ कि शब्दों को पास में लाना। शब्द अगर लंबे हैं, विस्तार से, तो उनको संक्षिप्त में करना समास का काम है। आप लिखेंगे परिभाषा। पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा तो लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। परिभाषा लिखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। कितने शब्द होंगे? या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे, और उन शब्दों का सार्थक मेल है, संयोग है, तो उनका जो मेल होगा वो समास कहलाता है। अब दो शब्द तो होंगे, दो के बिना तो भी समास बनेगा नहीं। और ध्यान रखना है कि कभी कभार तीन शब्द वाले भी समास होते हैं, जिनमें तीन शब्द होते हैं। जैसे अगर हम देखें दो शब्द के लिए, तो जैसे हमने अगर उदाहरण लिखें तो माता पिता। ठीक है, और देखें तो माता पिता हो गया,
तो अब देखो माता पिता में अगर हम समास देखें तो माता और पिता हो जाएगा। अब इसमें 2 शब्द हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 3 शब्द भी होते हैं, उसमें मैंने कहा 3 शब्द भी हो सकते हैं। जैसे देखें तो तन मन और धन, तन और मन और धन। कहते हैं ना कि मैं अपने देश की सेवा तन मन धन से करूँगा, सुना होगा। वो कहता है कि मैं अपने देश की सेवा तन मन धन से करूँगा। तो तन मन और धन, तो 2 शब्द भी हो सकते हैं, माता पिता, माता और पिता, तन मन धन, तन और मन और धन। तो इस प्रकार से अगर शब्द आए जिसमें 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों के जो सार्थक मेल हैं उसको हम समास कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। एक और होता है, उदाहरण में दे सकते हैं 3 शब्दों वाला कि मन कर्म और वचन। कहता नहीं कि मन कर्म और वचन से कार्य करो। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं मन और कर्म और वचन, तो इसमें भी आपका समास हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। संधि में क्या होता था, संधि में अगर 2 शब्द हम या 2 से अधिक वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो विकार उत्पन्न होता है, समास में विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब बात करते हैं समास के प्रकार। समास के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद है कुल? समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब देखो कौन कौन से। पहला होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है। और तीसरा होता है द्वंद्व समास। चार नंबर होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये तो हो गए आपके इसमें। अब ये तत्पुरुष जो समास है इसी के जो भेद हैं जिनको 6, 5, 2 अलग हैं इसमें शामिल है, तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 नंबर आप लिखेंगे, 4 तो ये हो गए, 5वां नंबर इसमें शामिल है, इस तत्पुरुष के अंदर शामिल है, वो है द्विगु समास। ये द है, क्या है? द, और इसके नीचे व, इसमें द हलंत है और व क्या है? पूरा है। तो द्विगु समास। और 6 नंबर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है। ये हो गए 6 भेद किसके? समास के। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। द्विगु और कर्मधारय समास तत्पुरुष के ही अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समास की परिभाषा बता दी है। अब एक एक की बात करते हैं।
देखिए, दो पद होंगे किसी भी समास के अंदर। क्या होते हैं? दो पद होते हैं। समास एक तो समास की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें एक तो होगा समस्त पद, एक होगा समास विग्रह या सामासिक पद या समास विग्रह। जैसे एक तो होता है आपका समस्त पद या सामासिक पद, दूसरा होता है समास विग्रह। अगर आप दो शब्दों को आपस में मिलाएंगे तो समस्त पद होगा। अगर आप दो पदों को या तीन पदों को आपस में जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो समस्त पद होगा, सामासिक पद होगा। अगर उस सामासिक पद या समस्त पद को आप अलग अलग शब्दों में, अलग अलग पदों में कर देंगे तो वो समास विग्रह होगा। जैसे माता और पिता लिखा हुआ है, माता पिता है तो ये पद हैं समस्त पद। माता पिता क्या है? समस्त पद हैं, ये शब्द आपस में जोड़े हुए हैं। अगर मैंने इनका समास विग्रह किया, माता और पिता लिख दिया तो समास विग्रह हो जाएगा। तन मन धन लिखा हुआ है मतलब समस्त पद है, और इसको अलग अलग कर दिया तन और मन और धन तो वो समास विग्रह हो जाएगा। तो किसी भी समास में देखें तो समास पद होता है, एक समास विग्रह होता है। एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कभी कभार समास विग्रह करो या समस्त पद करो, तब आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से। अब जो ये समास होते हैं इसमें कुछ पद होते हैं कि भाई दो पद तो होंगे या तीसरा पद होगा। तो ध्यान रखना है कि जो अव्ययभाव समास है इसमें पहला पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रदान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं। बहुव्रीहि समास में गौण पद मतलब न पहला न दूसरा कि तीसरे के बारे में बताता है, कोई और ही पद प्रदान होता है बहुव्रीहि समास में। और तत्पुरुष के अंदर दूसरा पद प्रदान है मतलब इसमें भी दूसरा पद प्रदान है। तो हम एक एक के बारे में विस्तार से देखते हैं कि कौन कौन सा समास ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अव्ययभाव समास की। अव्ययभाव समास। अब देखो इसकी परिभाषा लिखो। जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद मतलब पहला पद अव्यय होता, जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। मैंने आपसे कहा है कि समास में हम पहला पढ़ रहे हैं अव्ययभाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, जिस समास में पहला पद, कौन सा पद? पहला जो पद होगा, फिर में दो पद होंगे, दो या तीन पद होंगे, जो पहला पद होगा वो अगर अव्यय है या पहला पद जिस समास का अव्यय होता है तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अवयव तो हमने पढ़े हैं। अवयव की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, और अवयव का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जो कभी बदलते नहीं हैं। तो ऐसे शब्दांश या शब्द लिंग, वचन, रूप, लकार, धातु, काल, इनमें कभी बदलते नहीं हैं, तो वो ध्यान रखना है कि वो क्या है, अवयव है। अगर किसी समास में पहला पद अवयव दिखाई दे तो आप आराम से बता सकते हो कि वो अव्ययभाव समास है, तो आराम से बता भी सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अव्ययभाव के और भी। इसमें दो पद, कितने पद, दो इसमें पद के रूप में दो इसमें प्रकार हैं। एक तो होता है इसमें अव्यय पद पूर्व, अवयव पद पूर्व, ठीक है, और दूसरा होता है नाम पद पूर्व। समझना है कि ये क्या होते हैं। अगर किसी अव्ययभाव समास में, किसी समास में आपको पहला जो पद है वो उपसर्ग हो, तो जो उपसर्ग वाले होते हैं वो अव्यय पद पूर्व होते हैं। मतलब ऐसे अव्ययभाव समास में ऐसे शब्द जो ध्यान रखना है कि उपसर्ग वाले होते हैं, जिसमें पहला पद उपसर्ग आए, क्या आए, उपसर्ग, तो वो अव्यय पद पूर्व होते हैं। जैसे, तो एक बात तो आप लिखेंगे उपसर्ग वाले, कौन से वाले होते हैं, अव्यय पद पूर्व उपसर्ग वाले। और इसमें उदाहरण लिखेंगे आप बहुत सारे, जैसे मैंने लिखा है यथार्थ, क्या लिखा है, यथार्थ। अब यथार्थ में यथा एक उपसर्ग है, यथा क्या है, उपसर्ग, और इसका मतलब होता है के अनुसार। क्या मतलब होता है, के अनुसार। तो इसका जो, ये तो हो गया आपका समस्त पद है, ये क्या है, समस्त पद है। कौन सा पद है, ये समस्त पद है। जब इसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह का मतलब होता है इसमें शब्दों को अलग अलग करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि पहला शब्द आपका, पहली बात है अवयव है, उपसर्ग है, अवयव में भी क्या है, उपसर्ग है। तो यथा, जो यथार्थ शब्द है उसका समास विग्रह हो जाएगा अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। यथा मतलब होता है अनुसार, तो अर्थ के अनुसार यथार्थ, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने आ जाए यथाशक्ति, क्या आ जाए, यथाशक्ति, तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। जैसे आ जाए यथा बल, क्या आ जाए, यथा बल, तो आप बता सकते हो बल के अनुसार, बल के अनुसार। तो इस प्रकार के शब्द हैं। यथार्थ मतलब यथा, यथार्थ में अर्थ के अनुसार, यथा प्लस अर्थ, इसमें संधि है। यथार्थ को अगर बात करें तो हमने संधि पढ़ी है, तो इसमें संधि कौन सी है, यथा प्लस अर्थ, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो यथ अर्थ, मूल शब्द इसमें दिखाई दे रहा है आपको, अर्थ, तो अर्थ के अनुसार, शक्ति के अनुसार, बल के अनुसार। तो इसमें जो पहला शब्द है यथा, वो उपसर्ग है, इसलिए अव्यय पद पूर्व शब्द है, समास इसमें ये है। तो ये तो नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है। जैसे और कौन कौन शब्द होते हैं, एक होता है भरसक, क्या होता है, भरसक, ठीक है। शक का मतलब होता है शक्ति, शक का मतलब होता है शक्ति, तो शक्ति भर, ठीक है, शक्ति भर, कि जितनी शक्ति थी उस शक्ति के साथ में को कहते हैं मैंने भरसक काम किया, मतलब शक्ति जितनी थी उसको पूरा यूज किया, पूरी शक्ति का यूज किया, तो वो भरसक हो जाएगा, ठीक है।
और भी लिख सकते हैं बेसहारा, बेसहारा, सहारे के बिना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 2 नंबर जो है वो है नाम पद पूर्व। अवयव भाग में 2 नंबर कौन सा है? नाम पद पूर्व। नाम पद पूर्व में क्या होगा कि शब्दों की आवर्ती होगी। एक शब्द होगा, उसकी बार बार आवर्ती होगी, वो 2 बार आएगा। तो जहाँ आपको शब्दों की आवर्ती दिखाई दे वो आपको ध्यान रखना है कि अवयव भाव में कौन सा होगा? नाम पद पूर्व होगा। तो आप लिख सकते हो कि शब्द की आवर्ती, शब्द की आवृत्ति, तो शब्द की आवर्ती होती है। आवर्ती का मतलब ये होता है कि बार बार आना। शब्द की अगर बार बार शब्द आपके सामने बार बार आए तो वो नाम पद पूर्व होगा। अब देखो कैसे होगा, तो जैसे मैं उदाहरण लिखूं, दिनों दिन। अब दिनों दिन में दिन दिन क्या है? 2 बार आ रहा है, दिन की आवर्ती हो रही है। आवर्ती मतलब दोबारा आना, तो दिन शब्द की यहाँ पर आवर्ती हो रही है, तो ये नाम पद पूर्व होगा। ठीक है, तो अब इसका समास विग्रह क्या होगा? दिनों ही दिन या दिन ही दिन। कहते हैं कि दिनों दिनों ये काम बढ़ रहा है, कि दिनों दिन ये बढ़ रहा है। कहते हैं दिनों दिन ये बड़ा हो रहा है, दिनों दिन ये बड़ा हो रहा है, मतलब दिन ही दिन। तो दिन ही दिन में तो लिखेंगे दिन ही दिन में। और लिख सकते हैं, जैसे आ गया बीचों बीच। बीचों बीच कहना कि तो बीचों बीच बैठा है, तो मतलब ठीक बीच में। क्या हो जाएगा इसका? ठीक बीच में। तो ठीक बीच में होता है, उसको बीच कहना तुम बीचों बीच बैठ जाओ, मतलब ठीक बीच में बैठ जाओ। तो बीच में हो गया कि ठीक बीच में बैठ जाओ, तो बीचों बीच हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जैसे बार बार शब्द आते हैं, अगर हम देखें तो इस प्रकार का भी आता है, एक एक, या एकाक भी आता है, एक एक, इसको एकाक भी लिख सकते हैं। तो एकाक या एक एक आओ, तो एक के बाद एक, इसका समास विग्रह हो जाएगा एक के बाद एक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपने देखा होगा बारंबार, बारंबार, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा बार के बाद बार। ठीक है, तो बार के बाद बार कहना इसे तो बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या हो रही है? शब्द की आवृत्ति हो रही है, बार बार, एक एक, बीच बीच, दिन दिन, 2 बार आ रहे हैं, मतलब आवृत्ति हो रही है। तो ये नाम पद पूर्व है, और ध्यान रखना है कि अवयव भाव समास इनमें है। कौन सा है इसमें? अवयव भाव समास है। इस दिन का मतलब होता है दिवस, और आपने एक दिन देखा होगा, एक तो होता है दिन, एक होता है दीन। दिन और दीन में अंतर होता है। दिन का मतलब होता है दिवस। क्या मतलब होता है? दिवस। और दीन का मतलब होता है गरीब। दीन का मतलब क्या होता है? गरीब। तो अगर दिन में आपने अगर दिन में दी की मात्रा बड़ी लगा दी तो इसका मतलब गरीब हो जाएगा, छोटी लगा दी दिवस हो जाएगा। तो मात्राओं का ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है। कहीं ऐसा नहीं कि आपके शब्द तो केवल एक मात्रा ही बदली है,
हमने छोटी जगह बड़ी लगाई और तो क्या हुआ? अरे आपने मात्रा छोटी जगह बड़ी लगा दी तो अर्थ का अनर्थ हो गया है। यहाँ अगर दिन की बात करूँ, मैंने कहा कि तुम किस दिन आएंगे, तो तुमने दी की मात्रा बड़ी लगा दी, दीर्घ लगा दी, तो वो गलत हो जाएगा, फिर तो वो गरीब का मतलब निकल जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी कि इस बात से नहीं हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।